ओके सो वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपके सिक्स क्लास के ऑब्वियसली हिस्ट्री का ही पार्ट है। सिक्स्थ चैप्टर है, राइट? एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं चाहता हूँ आप लोग इसे ध्यान से समझें और इन्जॉय करें, राइट? हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इन्जॉइंग, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल फील दैट हिस्ट्री इज अ वेरी बिग बर्डन ऑन यू। आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है और आपसे हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? यस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंजॉइंग एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो ये अपने आप में बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अनघाज स्कूल ट्रिप। ये अनघा कौन है? दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनघा, एक गर्ल है ऑब्वियसली, स्कूल गोइंग गर्ल, वाज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। ठीक है, वो ट्रेन में जाती है, पुणे से देर रात चढ़ती है और वाराणसी जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि कौन कौन जानता है वाराणसी। व्हाट इज़ वाराणसी? वाराणसी इज ऑब्वियसली इज ए वेरी एंशिएंट सिटी, आई कैन से, इन उत्तर प्रदेश। बहुत पुराना, वर्ल्ड के कुछ पुराने सिटीज़ में वाराणसी का नाम भी आता है। So her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." गर्ल की मदर कहती हैं टीचर्स को कि बच्चों को अगर आप वाराणसी ले जा रहे हो तो बच्चों को बुद्धा के बारे में जरूर बताइएगा और उनको सारनाथ भी दिखाइएगा कि कौन सी जगह है। तो भाई आखिर क्या है सारनाथ में ऐसा खास, और ये बुद्धा है कौन? अगर आप पहले से जानते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं, पे अटेंशन टू दिस एंड ऑब्वियसली यू विल एंजॉय दिस। और इस चैप्टर के एंड तक आपको सब पता चल जाएगा, राइट? ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम। देखो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सिद्धार्थ, उनको गौतम भी कहा जाता था, जो कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म थे, राइट? करीब 2500 साल पहले उनका जन्म होता है, 2500 ईयर्स अगो। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ महाजनपद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, राइट? सो देयर वॉज अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, मतलब काफ़ी कुछ नया चल रहा था समाज में। ठीक है, लाइफ वॉज चेंजिंग ऑब्वियसली इन विलेजेस एज वेल। अब देखो क्या होता था, इस समाज में जो बदलाव आ रहा था इसको कई लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो काफ़ी फिलोसॉफिकल हो गए थे और उनके मन में ये आता था कि भाई क्या है इस लाइफ का मतलब, क्या है? हम जो भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारे समाज में जो लोग चल रहे हैं, मतलब कि जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, राइट? कि कुछ लोग जो हैं वो आर्मी में हैं, कुछ लोग लड़ रहे हैं, आर्मी वाले राजा राज कर रहा है, तो वहीं कुछ शूद्र कैटेगरी के लोग हैं जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आखिर है क्या? व्हाट एक्जैक्टली इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ? सो अब हम जानेंगे कि इसमें बुद्धा का रोल कहाँ आता है। सो द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज द साक्य गण। वो जिस गण से बिलोंग करते थे, व्हाट इज द गण? गण इज ऑब्वियसली लाइक अ रिपब्लिक। ठीक है, ठीक है, जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है ना, तो गण भी एक रिपब्लिक है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं कि जब महाजनपद फॉर्म हो रहे थे तो कुछ तो थे जो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में होते थे और कुछ जो थे वो रिपब्लिक थे, जिसमें कई सारे लोग उस जगह को रूल करते थे बाय प्रॉपर डिस्कशंस एंड ऑब्वियसली मीटिंग करने के बाद। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट चीज मार्क करने वाली कौन सी है? वो शक के क्लैन को बिलोंग करते थे या शक के गण को बिलोंग करते थे और वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है, ये बात आपको नोट डाउन करनी है, राइट? ओके, अब देखो जब वो यंग मैन थे तभी उन्होंने सारे सुख को छोड़कर नॉलेज की तलाश में वो घर से बाहर चले गए। कई सालों तक भटके, कई कई लोगों से मिले, कई चर्चाएं की। ठीक है, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, कई दूसरे ऑब्वियसली ज्ञानी लोगों से मिले और कई चर्चाएं की। फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद अपना रास्ता जो है रियलाइजेशन का, यानी सच्चाई का पता लगाने का रास्ता मैं खुद चुनूंगा, और वो खुद अकेले अपने रास्ते पर निकल गए। उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। ठीक है, बोध गया नाम का एक जगह है बिहार में। ठीक है, आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मार्क करनी है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट एंड ऑब्वियसली इट विल प्ले अ मेजर रोल इन योर एग्जामिनेशंस और आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, यहाँ तक कि आगे जाके जनरल नॉलेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेशन किया एक पीपल पेड़ के नीचे, ओके, अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, जो आज भी फेमस है। ठीक है ना, बुद्धिज्म का एक बहुत कह सकते हैं हम कि प्रॉपर और वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर है वो बिहार में। ठीक है ना, गया कहते हैं उसको ऐसे। और वहीं पर उनको एनलाइटमेंट हुआ, यानी वहीं पर उनको सच्चाई का पता चला, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और वो गौतम से बुद्ध बन गए। बुद्ध एक स्टेट होता है इंसान का, राइट? आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन, जो बुद्धिमान होता है। अब देखो ये सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है और बनारस क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली वाराणसी इज नोन एज बनारस इन हिंदी। तो फिर उसके बाद वो सारनाथ जाते हैं, बुद्धा जो थे वो सारनाथ जाते हैं वाराणसी के पास। ऑब्वियसली वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले लोगों को सिखाया रहता है। दैट्स वाई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, यानी फर्स्ट टीचिंग आप कह सकते हो, राइट? फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था, वाराणसी में, जहाँ बुद्धा ने सभी लोगों को सिखाया था। कि उन्होंने क्या सीखा, राइट? उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो पैदल चलते हुए, एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए, लोगों को सिखाते हुए पास कर दिया। और फाइनली वो कुशीनगर, हियर इट इज रिटन कुशीनगर बट इट इज़ कुशीनगर, राइट? कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग किया और ही अटेंड निर्वाणा। ठीक है ना, उन्होंने शरीर छोड़ा कुशीनगर में। क्लियर, राइट? नाउ व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा देन? बुद्धा ये कहते हैं लाइफ में बहुत सारे कष्ट हैं और लाइफ में बहुत सारे दुख भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको कई सारे क्रेविंग्स हैं, यानी कि बहुत तीव्र इच्छाएं जो होती हैं ना, बहुत तेज इच्छा होना किसी चीज़ का, एंड डिज़ायर्स ऑब्वियसली हमारे मन में जो कामना होती है, हम चाहते हैं कि हम लाइफ में ये बने वो बने, राइट? राइट, ऑब्वियसली। तो वो हमेशा तो फुलफिल नहीं हो पाती। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम चिड़चिड़ाते हैं, हम नेगेटिविटी मन में आता है, हम डिप्रेस होते हैं एंड लाइफ बिकेम्स मिजरेबल, राइट? ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि आपको अगर वो चीज़ मिल भी जाए तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते।
ठीक है, और आपको और चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 85% मार्क्स जो है वो ग्रेड 6 में ऐसे ही दे दूंगा, आपको मेहनत नहीं करना होगा, तो कुछ बच्चे तो मान जाएंगे, चलो अच्छी बात है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर अगर दे ही रहे हैं तो 90 दे दीजिए, राइट, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वन ऑल्सो। तो बुद्धा ने कहा कि ये जो प्यास है ना, ये जो थर्स्ट है ना, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसे या तो हम थर्स्ट कहें या तनहा कहें, ठीक है ना, मार्क द वर्ड्स, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये जो लगातार हमको इच्छाएं होना होती है, ये कैसे जाएगी? ये जाएगी बाय मॉडरेशन इन एवरीथिंग। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, इच्छाओं पे कंट्रोल करना होगा, किसी भी चीज़ के पीछे ऐसे डेस्परेट होकर नहीं पड़ना होगा, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगा, तब जाके आपको संतुष्टि मिलेगा। एंड इफ यू गॉट संतुष्टि, यानी कि इफ यू गॉट द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, देन ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ओके। उन्होंने लोगों को कहा कि आप काइंड बनो, ठीक है, दूसरों के लाइफ्स का इज्जत करो, दूसरों की जान मत लो, एनिमल्स का भी इंक्लूडिंग, ओके। उनका ये मानना था कि हमारे किए हुए जो कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो हमको इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी हमको इफेक्ट उसका पड़ता ही है। मान लेते हैं अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप कोई बुरा कर्म करते हो तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। आप उससे एस्केप नहीं कर सकते, आप उससे भाग नहीं सकते, ठीक है। हाँ, एग्जाम में एक और क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बुद्ध जो थे वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो उस टाइम पे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो प्राकृत भाषा में बात करते थे, तो प्राकृत उन्होंने भी यूज़ किया ताकि लोगों को समझ में आए, राइट, ठीक है। और उन्होंने लोगों को कहा कि भाई आप भी सोचो, ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग को ठप कर दो और कोई दूसरा आपको जो भी ज्ञान दे रहा है आप एक्सेप्ट करो, आप भी सोचो, यू हैव टू बी थॉटफुल, यू हैव टू बी क्यूरियस, राइट, टू नो मैनी थिंग्स, ओके। अब देखो यहाँ पर आप एक डोम शिफ्ट बिल्डिंग देख रहे हो, ये है स्तूपा। ये स्तूपा कहाँ की है? सारनाथ की स्तूपा है। एक और स्तूपा है सांची में, मध्य प्रदेश में, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन इन दिस टू, ये सारनाथ में है, ठीक है। ये उस जगह को मार्क किया गया जहाँ पर बुद्धा ने सबसे पहले अपना मैसेज दिया या लोगों को सिखाया, करेक्ट, ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं उपनिषद के ऊपर, पर उसके पहले एक शॉर्ट स्टोरी है, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी कौन थे? देखो, एक बार एक वुमन जिसका नाम था किशा गौतमी, जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, सन हैड डाइड, शी वाज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर। वो बच्चे को गोद में लेकर घूमते रहती थी कि कोई उसको जिंदा कर दे दोबारा, बेचारी को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था अपने बच्चे के नहीं रहने पर। तो एक बहुत ही दयालु इंसान था, वो उसने बुद्धा के पास ले गया। बुद्धा ने कहा कि मुझे एक हाथ में एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स दो, यानी कि सरसों के बीज दो, और मैं तुम्हारे बच्चे को दोबारा जिंदा कर दूंगा। वो खुश हो गई किसी गौतमी, और वो बोली कि ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ, और वो भागने लगी। तब गौतम ने कहा, यानी कि सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्धा जी ने कहा, उन्होंने उससे रोका और कहा कि तुमको उस घर से बीज लाना है या उस घर से सरसों लाने हैं जिस घर में किसी की भी आज तक मृत्यु न हुई हो। नोबडी हैज़ डाइड इन दैट हाउस, दैट इज इम्पॉसिबल, राइट, यस। किसी गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर एंड नोबडी टोल्ड हर दैट हमारे घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो उसने फाइनली वो समझ गई, ठीक है, और ऑब्वियसली उसकी बात समझ में आ गया कि डेथ इज इनएविटेबल एंड दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन दिस अर्थ, ओके। एंड आई होप कि बुद्धा उन्हें क्या सिखाना चाहते थे आप लोग समझ गए हो, करेक्ट। अगर नहीं समझे हो यू कैन आस्क, अगर समझ गए हो यू कैन जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स और द कमेंट बॉक्स, नॉट चैट बॉक्स एक्जैक्टली, ठीक है। चलो फिर हम उपनिषद की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं उपनिषद क्या होती है। अब जब बुद्धा की टीचिंग्स चल रही थी, बुद्धा प्रीचिंग कर रहे थे। व्हाट इज प्रीचिंग? प्रीचिंग मीन्स दूसरों को सिखाना, ठीक है। कोई अगर कहता है ना प्रीच करना इन द सेंस कि किसी तरह का कोई ज्ञान देता है, भाषण देता है, तो उसे प्रीच कहते हैं, राइट। नाउ तो इस समय और भी थिंकर्स थे जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ तो ये जानना चाहते थे कि भाई मरने के बाद कोई लाइफ होता है क्या, ठीक है। और कुछ ये जानना चाहते थे कि सेक्रीफाइसेस क्यों दिया जाता है, हवन यज्ञ क्यों किया जाता है, बलि भी अगर है तो क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा चीज़ है परमानेंट यूनिवर्स में जो इंसान के मरने के बाद भी रहता है। बाद में उन्हें मतलब कि सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, बाद में उन्हें पता चला कि वो तत्व जो है द प्रोडक्ट और द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, दैट इज आत्मा, ओके। आत्मा है जो कि मरने के बाद भी रहता है, और द इंडिविजुअल सोल, और ब्रह्म या फिर यूनिवर्सल सोल, ये ब्रह्म है जो कि सभी के बॉस हैं। आत्मा यानी कि हम, ब्रह्म यानी कि परमात्मा, यूनिवर्सल सोल, ठीक है। तो वो आत्मा और ब्रह्म दोनों पे बिलीव करते थे, ठीक है। ये सारे आइडियाज उपनिषद्स में लिखे गए हैं। उपनिषद्स क्या होते हैं? उपनिषद्स का मतलब होता है, आप ये ध्यान में रखो क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, अप्रोचिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सिटिंग नियर, यानी आप किसी से ज्ञान पाना चाहते हो, उसके पास में बैठ के ज्ञान पा रहे हो, उसे ही उपनिषद कहते हैं, ठीक है। लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं, ये वेदस के बाद इन्हें लिखा गया है, करेक्ट, ओके। अब देखो मैं आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। अगर हम इंडियन फिलोसफी को पढ़ते हैं वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। व्हाट आर द 6 पार्ट्स? वैशेषिका, न्याय, सांख्य, हिंदी में शंख कहते हैं, इंग्लिश में आपको ये सांख्य जैसा दिख रहा होगा, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो ऐसे 6 हैं टोटल, और आपको इसके बारे में डिटेल जानने की कोई ज़रूरत अभी फिलहाल तो नहीं है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर। तो आप लोगों को उपनिषद का मतलब समझ में आ चुका होगा आई थिंक, ओके। नाउ
तो उपनिषद में आइडियाज़ जो हैं वो डायलॉग्स के रूप में लिखे गए हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, या एक गुरु अपने शिष्य से बात कर रहा है, और वो गुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, और इनडायरेक्टली पढ़ने वाले को भी वो ज्ञान मिल रहा है, राइट। तो उपनिषद के थिंकर जो थे, यानी उपनिषद लिखने वाले हम कह सकते हैं, या उपनिषद को के आइडियाज़ को शेयर करने वाले, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो बोलने वाला चीज़ ज़्यादा चलता था, राइट। उसे हम श्रुति कहते हैं। गुरु ऑब्वियसली व्हेन दे टीच देयर स्टूडेंट्स दे स्पीक, दे डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट विद देम, राइट। तो वहाँ वो कौन लिखते थे उपनिषद? ब्राह्मण, राजाज, ये सब ज़्यादा लिखा करते थे। वुमेंस इसमें एक्टिव नहीं थे। बहुत ही कम वुमेन थिंकर्स के बारे में बताया गया, जैसे गर्गी, ठीक है। पीपल जो थे, जो गरीब लोग थे, वो भी बहुत ही रेयरली इन सब डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया करते थे। हाँ, एक दो एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, सत्यकामा जाबाला, ये नाम देख रहे हो आप, इनका नाम याद रख सकते हो। इनका नाम इनकी माता के नाम पे पड़ा है, जो एक दासी थी जबाली नाम की, ठीक है। इनको एक ब्राह्मण ने अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट किया, और उसके बाद वो बहुत बड़े फिलोसोफर बने अपने लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं, यानी एक्सेप्शंस हैं, ओके। एंड ऑब्वियसली मैनी ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस शंकराचार्य, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और जो हम आगे और चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई ग्रामरियन की बात करें, संस्कृत लैंग्वेज में सबसे बेस्ट ग्रामर की बुक लिखने वाले जो इंसान थे, उनका नाम था पनिनी, ओके, पनिनी। सो यू शुड रिमेंबर दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इनफ ऑल्सो। इतना ही आप याद रखो तो बहुत है। नाउ अब आते हैं हम रिलीजन में एक बहुत बड़े सेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज़ जैनिज़्म। जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ होता है उनके गुरु, ओके, द गुरु। वर्धमान महावीर जो कि 24th तीर्थंकर थे, 2500 ईयर्स अगो उनका आगमन हुआ, यानी ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ। हम ये कहते हैं, बड़े बड़े लोगों के बारे में हम इस तरह से कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो क्षत्रिय प्रिंस, जस्ट लाइक, अगर आप देखो तो बहुत सिमिलैरिटी है इनमें और गौतम बुद्ध में। ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छवी के, ठीक है। वज्जी संघ से बिलोंग करते थे, जस्ट लाइक बुद्ध, ओके। आप मुझे कमेंट में बताओ कि बुद्ध किस क्लैन को बिलोंग करते थे, राइट। 30 के एज में उनको लगा कि अब उनको घर छोड़कर जंगलों में जाना चाहिए, सच्चाई का पता लगाना है, ठीक है। सो ही लेड अ वेरी हार्ड एंड लोनली लाइफ इन फॉरेस्ट। वो इधर उधर भटकते थे, और फाइनली उनको करीब 12 साल बाद एनलाइटमेंट मिला। सिंस 12 ईयर्स, यस, आफ्टर 12 ईयर्स ही गॉट एनलाइटमेंट, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो लोग सच्चाई पाना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उनको अपना घर छोड़ना चाहिए और अहिंसा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इंसानों को, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, राइट। समझ में आया? नाउ ये भी प्रकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे ताकि साधारण लोग आसानी से समझ सकें। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, प्रकृत के अलग अलग फॉर्म थे। मगध में बोली जाने वाली प्रकृत को मगधी कहा जाता था, ओके। दिस इज ऑल्सो नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट रीड इट, ओके। महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनको जैन कहा जाता था। क्यों जैन कहा जाता था, राइट, मैं बताता हूँ उसके मतलब क्या है। जो जैन होंगे उनको एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहना होगा, चोरी वोरी नहीं करना होगा, सिंपल लाइफ जीना होगा, सेलिबेसी में रहना होगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, नो मैरिज, राइट। अपने कपड़े तक का त्याग कर देना होगा। बेसिकली दिस रूल इज ओनली फॉर मैन नॉट वुमेन, ओके। कपड़े तक का त्याग कर देना होगा जैन धर्म में, ये सब जैनों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, मैन एंड वुमेन को कैसे फॉलो करेंगे वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स। तो कई क्या करते थे, फिर भी अपने घरों को छोड़कर हजारों बाहर निकल गए अपने लाइफ का पता लगाने की, आखिर है क्या लाइफ। वाई इट इज़ सो इंपॉर्टेंट टू मीन्स वाई इट इज़ सो इंपॉर्टेंट टू नो योर अबाउट योर लाइफ। हाँ, हम जिंदगी के बारे में क्या जानते हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, क्या है, ये सब जानने के लिए लोग घर से बाहर निकलते थे। जो लोग नहीं निकल पाते थे वो पीछे रहकर, यानी कि उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो हर कोई तो मॉन्क नहीं बन सकता ना घर बार छोड़कर, ठीक है। जो मेल साधु होते हैं उनको मॉन्क कहा जाता है, और जो फीमेल होती है उनको नन्स कहा जाता है, ठीक है। तो उनको भोजन देते थे, खाना वाना देते थे, उनको सपोर्ट करते थे जो नहीं बन पाते, राइट। अब देखो, जैनिज्म ट्रेडर्स बहुत फॉलो करते थे, पर फार्मर्स कैसे कर सकते थे, क्योंकि उनको तो इंसेक्ट्स को मारना होता है अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए, तो उनको बड़ा दिक्कत होता था ये सब रूल्स फॉलो करने के लिए, ठीक है। नाउ कई 100 ईयर्स तक ओरली उनके ज्ञान को बांटा जाता था। वो कई स्टेट्स में भी फैला, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ओके। नाउ अब उनको तो लिखा गया होगा ना कहीं, तभी तो वो अवेलेबल है अभी तक। तो इनको लिखा गया वल्लभी नाम की जगह में, गुजरात में है, करीब 1500 साल पहले, यानी 1000 साल बाद ये लिखा गया है। 1000 सालों तक तो सिर्फ ओरली ही इनका ज्ञान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संघ। यदि संघ क्या होता है, दोनों महावीर और बुद्ध, उनको ऐसा लगा कि जो घर छोड़ रहे हैं उनको कहीं तो रहेंगे, उस जगह को कहा जाता है संघ। आप उनको आश्रम भी कह सकते हो, ठीक है। तो साधु लोग जहाँ रहते हैं वो जगह को कहते थे संघ, राइट। अब संघ में रहने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वो रूल्स क्या क्या थे, वो विनय पिटका में लिखा गया है, जो कि एक बहुत सीक्रेट इंपॉर्टेंट बुक है बुद्धिस्ट लोगों की, ठीक है। वहाँ से हमको पता चलता है कि सेपरेट ब्रांचेस हुआ करते थे मैन एंड वुमेन के लिए। हर आदमी संघ ज्वाइन कर सकता था। चिल्ड्रन को संघ ज्वाइन करने के पहले अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता था, और अगर कोई स्लेव है, कोई दास दासी है और वो संघ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको अपने अपने मास्टर्स का परमिशन लेना होगा, ठीक है, राइट। जो किंग के लिए काम करते हैं वो संघ ज्वाइन करने के पहले किंग का परमिशन लेना होगा। जो किसी के कर्जदार हैं उनको संघ ज्वाइन करने के लिए, जिन्होंने उनको कर्ज दिया है, उसका
परमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का कर्ज ले लिया, दुनिया भर का क्राइम कर लिया और चल दिए संघ में पार्ट बन गया या भाग रहे उन सब चीज़ों से, तो उन सब का आपको क्लियर करके ही वहाँ जाना होता है। वुमेन को अपने हस्बैंड्स का परमिशन लेना होता है जाने के लिए संघ में, करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब संघ में जाने के बाद उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना होता है, मेडिटेशन करते हैं वो ज़्यादातर टाइम पे तो, ठीक है। और भिक्षा मांगने जाते हैं टाउन्स और सिटीज़ में लोगों से, विलेजेस एंड सिटीज़ में लोगों से भिक्षा मांगने जाते हैं, उनको भिक्षुक कहा जाता है, ठीक है, या बेगर कहा जाता है, या भिक्षुक, समझ रहे हो वर्ड, आप लोग समझ सकते हो ये वर्ड्स को। फीमेल है तो भिक्षुणीज़ कहा जाता है, ठीक है। संघ में अगर कोई तरह का इशू होता है तो मीटिंग्स करके उसको सेटल डाउन करते हैं, वो दूसरों को सिखाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब एक सात्विक प्योर लाइफ वो लोग जीते हैं। कौन कौन संघ ज्वाइन करते थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, मर्चेंट, लिबरल्स, बार्बर्स, कोर्टिसंस, स्लीव्स, ठीक है। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया और हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग ज्वाइन कर सकते थे। कईयों ने तो बुद्धा के टीचिंग्स को भी लिखा है कई जगहों पर, ठीक है। कईयों ने ब्यूटीफुल पोएम्स लिखे हैं राइट, अपने लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ अब ये संघ के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। अब ये मोनास्ट्रीज क्या होते हैं ये हमको जानना है। टू बिगिन विथ जैन, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट, यानी इसका मतलब क्या है? देखो, जैन हो या बुद्धिस्ट हो, दोनों ही मॉन्क्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पूरे साल लोगों को सिखाते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, ठीक है। अब रेनी सीजन में क्या करेंगे? रेनी सीजन में कहीं ना कहीं तो एक जगह पे रहना होगा ना, आर यू गेटिंग? किसी ना किसी पॉइंट पे उनको एक जगह तो रहना होगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, राइट। दे स्टेड इन वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। ये सब रीजन्स में आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, उस समय वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता था, पर जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, जैसे उनके फॉलोअर्स होने लगे, सपोर्टर्स आने लगे, तो यहाँ पर शेल्टर्स बना दिया गया, जैसे गार्डन में या केव्स में, ठीक है, वहाँ पर शेल्टर्स बना दिया गया ताकि वो रहें। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक मोनास्ट्री है, ठीक है, मठ कहते हैं उसे हिंदी में। नाउ जैसे जैसे समय बीतता गया, मॉन्क्स को भी ऐसा लगने लगा, नन्स को भी ऐसा लगने लगा कि भाई एक जगह तो होना चाहिए जिसको हम परमानेंट शेल्टर बोल सकें और जहाँ से हम अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान, अपना ज्ञान बांटना लोगों में करते रहें, ठीक है। उसको विहारस बोला जाने लगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या बोलोगे? द परमानेंट शेल्टर्स, राइट, बिल्ड बाय द मॉन्क्स एंड नन्स और देयर सपोर्टर्स वे आर नोन एज विहारस, ठीक है। पुराने ज़माने में विहारस को वुड से और बाद में फिर ब्रिक्स से बनाया जाने लगा, जिस तरह से घरों को बनाया जाता था एक्जैक्टली वैसे ही। कई बार तो क्या होता है कि केव्स में ही रह जाते थे, पहाड़ों में काट काट कर गुफा बना दिया जाता था, ठीक है, वहाँ पर रहते थे वो लोग, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, मीन्स द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड ऑल, ओके। वहाँ पर आप अजंता एलोरा केव्स के बारे में सुने होंगे, ठीक है, वो महाराष्ट्र में है। उड़ीसा में अगर आप आओ तो उड़ीसा में हाथी गुम्फा, हाँ, उदयगिरी, खंडगिरी, ऐसे ऐसे नाम के हैं, राइट। तो ये सब उस जमाने में सेटलमेंट्स हुआ करते थे जहाँ पे कि मॉन्क्स और नन्स रहा करते थे, ठीक है, यस। नाउ एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें क्या पता चलता है, वो ये कहता है कि जिस तरह से नदी के सारा जल जो है, सारा पानी जो है वो ओशन में जाकर मिल जाता है, ठीक वैसे ही जितने वर्ण हैं, जितने रैंक हैं, अमीर गरीब जातिवादी जितने हैं, वो मॉन्क्स के में जाकर मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स, यानी फाइनली वो एक सन्यासी ही बनते हैं और एक साधु के रूप में समा जाते हैं। कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा हाई लेवल की बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके। दैट्स वाई ये ब्लू बॉक्स में दिया गया, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो लेट्स मूव टू सीधा अदर पॉइंट। अब जो लैंड है जिसमें विहारस बनाए जाते थे ना, वो कोई रिच मर्चेंट हो गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई लैंड ओनर हो गया, या तो कोई किंग हो गया, वो डोनेट किया करते थे। क्योंकि एक साधु के पास या उनके सपोर्टर्स भी अगर हैं, तो अगर वो धनवान है तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली किंग, लैंड ओनर्स, रिच मर्चेंट, ये सब उनके सपोर्टर्स हैं, देन वेल एंड गुड, दे विल ऑब्वियसली डोनेट देम, ओके ओके। आसपास के जो लोग होते थे वो कई बार उनको तोहफे में खाना, कपड़े, मेडिसिन लाते थे, ठीक है। तो जो सन्यासी हैं, जो सन्यास लिए हुए हैं, जो भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, उनकी लाइफ तो चलो उन्होंने अपने सोसाइटी के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ओके। बट अदर पीपल ऑल्सो दे ट्रीटेड देम वेरी वेल, वो भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे और उनके सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ पाए, राइट, यस। नाउ ऑब्वियसली ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म जो है वो कई जगहों पर फैला, वो हम धीरे धीरे सब समझेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं ओवरऑल तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आश्रम जो होता है ना, एक जगह सिर्फ नहीं होता जहाँ पे लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। एक स्टेज ऑफ लाइफ को कहा जाता है आश्रम, ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ। आश्रम इज ए स्टेज ऑफ लाइफ, नॉट अ प्लेस ओनली, ओके। व्हाट आर दोज आश्रम्स? ब्रह्मचर्य, जब आप पढ़ रहे होते हो, बिफोर मैरिज आप ब्रह्मचर्य में रहते हो, आफ्टर मैरिज आप गृहस्थ में रहते हो, उसके बाद आप वन को चले जाते हो, दैट इज वानप्रस्थ। आप वन को चले जाते हो अपने परिवार को त्याग कर, क्यों? क्योंकि आपका जिम्मेदारी सारा पूरा हो गया, आपके बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने लाइफ में सेटल्ड है ना। व्हाट इज योर जॉब? यू हैव नथिंग टू डू, यू हैव टू मूव टू फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ योर सेल्फ। अपने लाइफ का मीनिंग जानने के लिए आप वहाँ पे ध्यान लगाओगे, आप ईश्वर को प्राप्त करोगे। द गोल इज टू व्हाट? द गोल इज टू रीच टू गॉड। उसके बाद लास्ट जो होता है वो संन्यास होता है, जहाँ पर कि आप पूर्णतः खाना पीना भी कई लोग त्याग देते हैं संन्यास में, तो राइट। तो इस तरह से ये आश्रम की सिस्टम होती है, एंड द रेस्ट ऑब्वियसली उसी को डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ओके। सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके।
यस और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश की है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करोगे। इफ़ नॉट, इफ़ यू आर फीलिंग दैट नो सर वी कांट डू इट, मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, राइट ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके सोल्यूशंस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं, या फिर मैं उस चीज़ का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें कि आपको सभी चैप्टर्स का सोल्यूशन जो है वो आसानी से मिल जाएगा। करेक्ट, वैसे आप गूगल करो तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशंस इज नॉट द प्रॉब्लम, ओके। प्रॉब्लम इज कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों लिखा हुआ है। करेक्ट, वरना रट्टा मारेंगे, जो रट्टा मार सकता है उसके लिए हिस्ट्री तो बहुत ही आसान हो जाती है, बट कई बार रट्टा मारना ही सिर्फ फ्रूटफुल नहीं होता, काम नहीं देता आपको, ठीक है। ओके, सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। इट वाज वेरी नाइस टीचिंग यू ऑल। वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप growing. Bye bye, have a nice day everyone.